हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टीच इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 7 जिसकी थीम है राज्य से साम्राज्य तक को पढ़ेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं कि चैप्टर 1 जिसमें हमने पढ़ा लोग कहाँ रहते थे। बताया था कि नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी, विंध्य पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, किरथर की पहाड़ियाँ, गंगा, इन सब के बारे में हमने वहाँ पढ़ा था। साथ ही हमने वहाँ मगध को भी जाना था। फिर उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में अखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के बारे में पढ़ा। कैसे एक शिकारी भोजन इकट्ठा करने लगा, भोजन का उत्पादन भी करने लगा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ कैसे जलवायु चेंज हुई, उन सब को हमने वहाँ पढ़ा। फिर चैप्टर 3 आया जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, जिसमें धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब को अच्छे से हमने समझा। उस सभ्यता का अंत भी हुआ, ये भी हमने जाना। फिर हमने चैप्टर 4 पढ़ा जिसमें किताबें और कब्रें, उनके बारे में पढ़ा। किताबें जिसमें जो हमें ऋग्वेद के बारे में बता रही थी, जन के बारे में बता रही थी। फिर हमने कब्रों के बारे में भी जाना था। कब्रों जैसे मृतक व्यक्ति के साथ कैसे किसी सामान को रखा जाता है, कैसे कोई बकरी वगैरह, उन सब के प्रमाण वहाँ हमें मिले। फिर हमने चैप्टर 5 पढ़ा जिसमें उत्तर वैदिक काल, जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने 6th लेसन पढ़ा जिसमें महात्मा बुद्ध तथा जैन धर्म, उनकी शिक्षाएं, संघ, उन सबको हमने वहाँ जाना था। अब हम यहाँ 7th चैप्टर में अशोक के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मौर्य काल चला। देख इसकी कहानी कैसे जनपदों से रिलेट होती है वो आइए यहाँ समझते हैं। कि कुल 16 महाजनपद थे जो हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे। पहले तो राजतंत्र था और कुछ में लोकतंत्र था। दोनों आपस में लड़ने लगे कि 16 के 16 जो महाजनपद है ना, उनमें एक व्यक्ति ऐसे सोचने लगा कि मैं इस जितने भी जनपद हैं उन सब पर अपना राज करूं। तो उन सब में मगध जो है वो जीत गया। अब देखिए 16 के 16 महाजनपदों में मगध क्यों जीता, उसके क्या कारण थे, मगध ही क्यों जीता। क्योंकि उसके कारण थे क्योंकि वहाँ गंगा यमुना से पानी मिल रहा है, भूमि अच्छी हो रही है, कृषि अच्छी हो रही है। कृषि अच्छी है, जंगल है वहाँ का एरिया, शक्तिशाली सेना है जिससे उन्हें हाथी भी शामिल अपनी सेना में वो कर सकते थे। वो सब मगध को एक अच्छा रिसोर्स, एक शक्तिशाली बनाने के लिए उनके लिए काफ़ी मददगार हुए। बात आती है कि जो ये मगध है ना, इसकी कहानी शुरू होती है मौर्य वंश से नहीं, अशोक से नहीं, उसकी कहानी शुरू होती है हर्यक वंश से। हर्यक वंश अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कौन सा वंश आया। अगर आप 6th क्लास के बच्चे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप स्टार्टिंग से ही इन कहानियों को रिलेट कर पाएँ कि कैसे कैसे किन ने कैसे शासन किया था। देखिए हर्यक वंश आया जिसमें बिम्बसार नाम का वर्णन हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था, उसका वर्णन वहाँ किया गया था। फिर आती है शिशुनाग वंश और फिर आता है नंद वंश। जो नंद वंश है उसका जो एक राजा है धनानंद, उसी को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य जो वंश है वो वहाँ से चला था। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि धनानंद के समय ही जो सिकंदर जो है अटैक करता है, आक्रमण करता है। सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था। सिकंदर और पोरस की लड़ाई होती है। वो पोरस जो सिकंदर है वो व्यास नदी के किनारे तक आ चुका था, झेलम नदी, तो इसलिए उन दोनों की वहाँ लड़ाई हुई तो उसे बैटल ऑफ झेलम कहा जाता है। पोरस को सिकंदर ने क्या किया, उन दोनों के बीच में दोनों ही शक्तिशाली थे तो दोनों ने हार मानने से उसको मना कर दिया था। तो सिकंदर जो है फिर वो आगे आना चाहता था, तो उसने क्या किया, मगध पर आक्रमण करना चाहता था। मगध पर उसकी सेना ने आक्रमण करने से मना कर दिया कि हम इस पर मगध पर आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि मगध शक्तिशाली है, वहाँ पर हाथी जैसी विशाल सेना है, हमें हाथी जो है पैरों के नीचे ही दबा के मार देंगे। हम का जो राजा था धनानंद वो एक शक्तिशाली राजा कहलाया क्योंकि जिससे सिकंदर भी डर गया। फिर उसी को हराकर ही मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो मौर्य वंश की नींव रखी थी, इसकी सहायता की थी चाणक्य जी ने। आइए अब हम मौर्य वंश के बारे में अच्छे से समझते हैं कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम किए थे। आइए देखते हैं। हमारा लेसन जो स्टार्ट होता है वो रोशन के रुपये से होता है। जन्मदिन पर रोशन को उसके दादाजी ने एक कड़क नोट दिया। उसने अपने हाथ में दबा रखा था
ने देखा कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का चेहरा और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र बने हुए हैं। तो वह सोचने लगी, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस और शेर के चित्र बने हुए हैं। तो उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर ही क्यों बने हुए हैं। आइए उसके साथ हम भी जानते हैं कि शेर ही क्यों बने हुए हैं, कैसा एक लंबा इनका इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ के बारे में हमने 6th लेसन में पढ़ा था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने क्या दिया था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उसके बाद आता है कि अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए, जैसा यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं। इन अभिलेखों में क्या लिखा है समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अभिलेख के बारे में भी हमने 1st लेसन में पढ़ा था, अभिलेख क्या होते हैं, किस चीज़ का वो वर्णन करते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, जिसमें चाणक्य या कौटिल्य ने नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाणक्य की किताब कौन सी है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये भी होता है, कई सोचते हैं कि इसमें जो है इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, नहीं, इसमें राजनीति का वर्णन है, कैसे कैसे राजा लोगों को राज करना चाहिए, शासन करना चाहिए, इसमें उसके बारे में वर्णन मिलता है। चाणक्य है, जिस वंश को उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया था वो था नंद वंश, जिसमें धनानंद, जिसको देखकर सिकंदर वापस लौट गया था, धनानंद, वो धनानंद था, उसने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया था। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने उस वंश को समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। चंद्रगुप्त जो एक बच्चा, उसको उसने पूरी तरह से ट्रेनिंग दी, कैसे राज करना है, कैसे में चाणक्य ने, कौटिल्य ने उसकी बहुत सहायता की थी, जिनका रियल नेम विष्णुगुप्ता है। चाणक्य का रियल नेम विष्णुगुप्ता है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनके साम्राज्य में अब बात हो रही है मौर्य साम्राज्य, जहाँ जहाँ फैला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर वहाँ प्रमुख थे। पहले ये देख लेते हैं तक्षशिला कहाँ स्थित है। देखिए तक्षशिला यहाँ उत्तर कश्मीर साइड में, इधर आपको नज़र आ रहा होगा तक्षशिला। अब नेक्स्ट है जहाँ जहाँ ब्लैक डॉट लगे हुए हैं, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये देख लिए। अब देखते हैं कैसे क्या हुआ कि जो तक्षशिला है ना, वहाँ पर वो उत्तर पश्चिम का एरिया और मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन जो था उत्तरी भारत से, अब देखिए उज्जैन यहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी भारत हुआ और ये दक्षिण भारत। उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने का रास्ता, जाने वाले रास्ते में ये पड़ता था। अब उज्जैन में कौन रहते थे, अब देखिए वहाँ पर कुछ गांव थे, कुछ शहर थे। गांव में जो शहर थे उनमें जो है व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहते थे। अब जो दूसरा एरिया था गांव का एरिया, वहाँ पर जो है किसान रहते थे। अब एक और था जंगल। जंगल में कौन रहेगा, शिकारी रहेंगे, जानवरों का शिकार करने वाले यही लोग रहे, फल फूल का संग्रहण करने वाले ये रहते थे। तो ये सब आया कि 3 एरिया थे, एक गाँव था, एक शहर था, एक जंगल था। मगध के बारे में ये आया। फिर एक ये आता है कि वंश एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। राजा और भी हुए हैं, इनके बाद भी हुए हैं, पर ये 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। सबसे पहले चंद्रगुप्त, जिसने मौर्य वंश की नींव रखी, उसका बेटा बिंदुसार। हमने फर्स्ट लेसन में बिंबसार नाम से एक वर्ड पढ़ा था। बिंबसार और बिंदुसार दोनों ही अलग हैं। उसका बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक, जिसके बारे में हमारा ये पूरा लेसन चलेगा। तो उसके बाद आता है, देखिए इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, लाल लाल जहाँ डॉट लगे हुए हैं वहाँ पर हमें अशोक के जो हैं अभिलेखों की प्राप्ति स्थल हैं, जो जितने में रेड डॉट लगे हुए हैं। देखिए इतना बड़ा साम्राज्य है, वहाँ भी ये लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थे, अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, अलग अलग किस्म के पोशाक पहनते थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहाँ सेम नहीं था, वहाँ डिफरेंट था।
इन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, जितने भी रेड डॉट है ना, ये सब उस साम्राज्य के अंदर थे। अब देखिए, जो भरमगिरी से नीचे का जितना भी एरिया है ना, नीचे का जितना भी एरिया है, तमिलनाडु पार्ट हो गया, केरल हो गया, सब नीचे का जितना एरिया, वो एरिया जो है वो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था, मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। वहाँ जो है, जैसा हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, चैर, चोल, पांड्य, वो लोग यहाँ शासन करते थे, ये उनके समकालीन थे। ये आते हैं कई बार क्वेश्चन में कि कौन सा किस राजा के समकालीन था, ये भी याद यहीं से करते चलेंगे हम। फिर उसके बाद आता है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। देखिए, राज्य जो है पढ़ने में भी छोटा है, वैसे भी छोटा है, साम्राज्य से देखें तो उसकी अपेक्षा वो छोटा है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इन्हीं सम्राटों को गाँव की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। फिर क्या कारण है? बड़ी संख्या में कर भी इकट्ठा करेंगे। अब रक्षा के लिए सेना ज़्यादा है तो सेना को कर भी तो कुछ वेतन भी तो देना पड़ेगा ना, वेतन कहाँ से निकलेगा? वेतन कर से ही निकलेगा। तो बड़ी संख्या में वो लोग कर इकट्ठा करेंगे, पद अधिकारियों की उन्हें जरूरत पड़ती थी। अब देखिए, कर भी इकट्ठा करने वाले अधिकारी, तो अब देखते हैं हम कि मौर्य जो साम्राज्य था ना, उस साम्राज्य में उसका प्रशासन कैसा था, कैसे वो लोग शासन करते थे। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो है, पहले तो हमने यहाँ पढ़ लिया था कि पाटलिपुत्र है, उज्जैन है और तक्षशिला है। यहाँ जो है कुछ सेंटर में था, केंद्र में था, कुछ प्रांत थे, कुछ केंद्र के बीच का क्षेत्र था, एरिया था, और कुछ जंगल था। इन लोगों से वो जो है कर इकट्ठा किया करते थे। पाटलिपुत्र सबसे पहले आता है, केंद्र में क्या था? पाटलिपुत्र, वहाँ पर रह के वो लोग शासन किया करते थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, सीधा शासन इनकी नियुक्ति कर दी, व्यापारियों से, इन सब लोगों से कर इकट्ठा करने के लिए नियुक्ति कर दी। तो अब उनको देखने के लिए कि राजा के आदेशों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो लोग कर नहीं देते थे वो उन्हें सजा भी उन्हें मिलती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। फिर क्या हुआ, जो ये अधिकारी थे ना, कर इकट्ठा कर रहे थे। अब ये जो है आम लोगों से कर ज़्यादा तो नहीं ले रहे थे, किसी प्रकार की ये जो है भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे थे। तो इन सब के लिए राजा ने उनके ऊपर जो है, उनके क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए जासूस छोड़ा हुआ था। जासूस जो हैं उन अधिकारियों की पर नज़र रखते थे, और उन जासूसों के ऊपर, इन सब में ऊपर जो थे वो सम्राट थे, जो पाटलिपुत्र से वहाँ का शासन पर नियंत्रण रखते थे। तो वो सम्राट थे। तो वो क्या करते थे, राज परिवार व वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नियंत्रण करते थे, अधिकारियों पर भी, संदेशवाहकों पर भी और जासूसों पर भी। ठीक है, इस प्रकार उनका पाटलिपुत्र में शासन चलता था। फिर उसके बाद आते हैं मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। अब प्रांत, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियाँ। इन राजधानियों में क्या होता था, कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ, ये इम्पोर्टेंट आ जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ये एक प्रीवियस में भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, अगर आपने देखा है तो अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, ये वर्णन आया तक्षशिला और उज्जैन के बारे में। फिर आते हैं कि कैसे जो है केंद्र के बीच का जो एरिया होता था, जो ये उनके बीच का एरिया, इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ जो है मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, जो कि आने जाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब कहीं एक लास्ट में आ रहा एग्जाम में आया था कि केवल मार्गों और नदियों पर नियंत्रण, पर केवल हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है नेगेटिव वर्ड है, पर यहाँ जो है ये लाइन बिल्कुल वैसे की वैसी ठीक है कि सिर्फ केवल सड़कों और नदियों पर ही उनका नियंत्रण था। कहता है कि इसके उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, चाणक्य जी ने लिखी थी, लिखा है कि आप देखिए कहाँ से क्या इकट्ठा करते थे। उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए,
ठीक है। और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर भारत, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि उत्तर भारत से कंबल, ये दक्षिण भारत सोना, नहीं। अब ज़्यादा ये ऊन, भेड़ बकरी ऐसी होती है जिनके खालों से, इनसे ऊन मिलती है, अच्छे वाली ऊन मिलती है, तो वहाँ से वो लोग कंबल लेते थे। अब दक्षिण जो भारत है वहाँ पर आपने मूवी भी आई थी अभी, तो वहाँ पर सोने जैसी चीज़ें, तो सोने और कीमती चीज़ें ये वहाँ से लेते थे वो लोग। फिर आता है कि संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। आइए नजराने को भी देख लेते हैं, पर उससे पहले जंगल के बारे में और देख लेते हैं। ये 4 चीज़ें थे वो वहाँ से कर इकट्ठा करते थे, केंद्र से, प्रांत से, केंद्र के बीच के क्षेत्र से और जंगल। जंगल में क्या होगा? जंगल में होंगे हाथी, होंगे लकड़ी, होगी मधु, शहद, मोम जैसी चीज़ें। मौर्य के जो पदाधिकारी थे उनको ला कर देते थे, वो जंगल के इलाके से इकट्ठा करते थे। काफ़ी हद तक वो लोग स्वतंत्र भी रहते थे। देखिए नजराने में क्या है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नजराना मतलब अनियमित रूप से, उसका पक्का नहीं है कि यहाँ से इकट्ठा करेंगे, अनियमित रूप से कभी कभार जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, ये नजराना हो गया मतलब अनियमित रूप से। फिर आगे आता है कि राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब आप सोचेंगे कि ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ आ गया, अब तो हमने सिकंदर पढ़ा था, ये अलग है। सेल्यूकस निकेटर क्या था, चंद्रगुप्त का और सेल्यूकस निकेटर का जो है युद्ध हुआ था, इनकी लड़ाई हुई थी काफ़ी लंबी। तो ये दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे, खूब काफ़ी लंबा युद्ध चला। निकेटर ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, शांति समझौता लाए, क्योंकि युद्ध तो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। तो क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त है ना, उसने क्या बोला कि निकेटर की जो बेटी है उसके साथ चंद्रगुप्त की शादी कर दी, क्योंकि दामाद के राज्य पर, दामाद पर तो क्या ही आक्रमण करेगा। यहाँ तक मिलता है, शास्त्र मिलेगा कि चाणक्य ने बोला कि आपकी बेटी के साथ तो उसकी शादी हो गई है, पर उसका कोई भी संतान, उसकी जो भी संतान होगी वो मौर्य वंश के पर राज नहीं करेगी, वो राजा नहीं बनेगी। तो इसीलिए मेगास्थनीज जो है वो उसके दरबार में आके रहता था, वो उसका राजदूत था, इसलिए वो चंद्रगुप्त के दरबार में मिलता है। और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। देखिए अभी तक हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं ना, कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा कि हथियारबंद महिलाएं, हथियार जो है महिलाओं ने लिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कितना डेवलप हो चुका था। तो हथियारबंद महिलाएं राजा को सामान्यतः घेरे होती थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। मिलता है कि चंद्रगुप्त को चाणक्य जो थोड़ा थोड़ा मात्रा में जहर भी दिया करते थे खाने में, मारने के लिए नहीं, वो इसलिए देते थे ताकि कोई जहर दे आगे कभी खाने में तो राजा जो है उस जहर का प्रभाव इतना हो शरीर में कि वो उससे उसकी मृत्यु भी ना हो। पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है, उसके बारे में मेगास्थनीज क्या बोलता है, आइए देखते हैं। देखिए पटना कैसा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर, यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कितने बुर्ज हैं, कितने द्वार हैं। यहाँ पर 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। कहाँ का वर्णन हो रहा है, पटना पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है उसके बारे में है। 570 बुर्ज हैं और 64 वहाँ पर द्वार हैं। 2 या 3 मंजिला वाले घर हैं, लकड़ी हैं और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ है, जैसा कि उद्यान जो हैं बाग बगीचे होते ही हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब
अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जान लिया है कि कैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई, कैसे किस किस लोगों ने उनकी सहायता की, कैसा वो नगर दिखता था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम अशोक के बारे में जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।